तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। नमस्कार। आज के इस क्लिनिकल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री को डिकोड करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या दुनिया एक और सीरियस वायरस के खतरे का सामना कर रही है? आज हम एक ऐसी गंभीर बायोलॉजिकल थ्रेट की बात करेंगे जिसने एमवी हॉन्डियस नाम के एक शानदार लग्जरी क्रूज ट्रिप को अचानक एक डेडली एपिडेमियोलॉजिकल केस स्टडी में बदलकर रख दिया। हंटा वायरस। ये नाम शायद नया ना लगे, लेकिन हाल ही में इसने ग्लोबल मेडिकल कम्युनिटी को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। तो चलिए प्योरली क्लिनिकल डेटा के जरिए इस पूरे आउटब्रेक के डिटेल्स को समझते हैं। आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं, एक क्विक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम एमवी हॉन्डीज आउटब्रेक की क्रोनोलॉजी को ट्रेस करेंगे, फिर समझेंगे इसका एक्चुअल बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता कैसे है। उसके बाद इसके क्लिनिकल सिम्टम्स, उनसे बचने के सबसे ज़रूरी प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स और फाइनली इस पूरी सिचुएशन का एक फाइनल प्रोग्नोसिस देखेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं अपने पहले मुद्दे पर, एमवी हॉन्डियस आउटब्रेक। इस पूरे केस में आखिर हम पेशेंट 0 को ट्रेस कैसे कर सकते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई? अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। लेट 2025 की बात है। नेदरलैंड्स का एक कपल साउथ अमेरिका के एक लंबे सफर पर निकलता है। सब कुछ ठीक था। फिर आता है मार्च 2026। ये लोग उशुआया अर्जेंटीना में बर्ड वॉचिंग कर रहे थे। वहीं एक कूड़े के ढेर के पास अनजाने में ये एक बायोलॉजिकल एक्सपोजर का शिकार हो जाते हैं। 1 अप्रैल को ये एमवी हॉन्डीज क्रूज पर बोर्ड करते हैं और फिर 11 अप्रैल को अचानक शिप पर ही पुरुष यात्री की मौत हो जाती है। हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि 26 अप्रैल आते आते जोहानिसबर्ग में महिला यात्री ने भी दम तोड़ दिया। सोचिए, एक सिंपल सी बर्ड वॉचिंग ट्रिप कितनी जल्दी एक फेटल इंटरनेशनल मेडिकल इमरजेंसी बन गई। और बात यहाँ रुकी नहीं। इस आउटब्रेक का असर सिर्फ उस अकेले क्रूज शिप तक लिमिटेड नहीं था। आज की डेट में इस वेसल से जुड़ी हुई कंफर्म्ड फैटेलिटीज नेदरलैंड्स, जर्मनी और अर्जेंटीना तक में दर्ज हो चुकी हैं। देखिए, मॉडर्न ट्रैवल और इंटरनेशनल हब्स कैसे अनजाने में एक लोकल एनवायरमेंटल इन्फेक्शन को अलग अलग देशों तक पहुंचा सकते हैं। ये उसका एक बिल्कुल परफेक्ट और सच कहूं तो खौफनाक एग्जाम्पल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये फैलता कैसे है। आइए इसके बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन और उस वेक्टर को थोड़ा डिटेल में अनपैक करते हैं। इस बीमारी को फैलाने वाला मुख्य विलन, या बायोलॉजिकली कहें तो वेक्टर, चूहे यानी रोडेंट्स हैं। ये कोई आम वायरस नहीं है जो हवा में खुद पैदा हो जाए। ये पैथोजन इन इन्फेक्टेड चूहों के ड्रॉपिंग्स, उनके यूरिन और सलाइवा के जरिए बाहर आता है। इसका बिल्कुल क्लियर एब्सोल्यूट रूट कॉज उन चूहों के फिजिकल एनवायरनमेंट के संपर्क में आना है। वेक्टर यही है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। इस बीमारी के फैलने के लिए चूहे का फिजिकल काटना जरूरी नहीं है। ये प्रोसेस बहुत ही स्टेल्थी होता है। सबसे पहले रोडेंट अपना वेस्ट छोड़ता है, फिर वो वेस्ट वहीं एनवायरनमेंट में सूख जाता है। अब जब कोई इंसान उस बंद धूल भरी जगह पर झाड़ू लगाता है या मूवमेंट करता है तो वो धूल डिस्टर्ब होती है, और आखिर में क्या होता है? वो इनविजिबल वायरल पार्टिकल्स हवा में उड़ने लगते हैं और सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में चले जाते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस डेंजरस प्रोसेस को एरोसोलाइजेशन कहते हैं। 4 से 6 हफ्ते, जरा इस टाइम फ्रेम पर गौर कीजिए। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वायरल पार्टिकल्स को इनहेल करने के बाद पहला लक्षण दिखने में महीनों का वक्त लग सकता है। और यही डिलेड ऑनसेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट्स को याद तक नहीं रहता कि वीक्स पहले वो किस धूल भरे स्टोर रूम में गए थे। इसलिए इस वायरस को ट्रैक और आइसोलेट करना एक्सेप्शनली डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने डायग्नोस्टिक फेज पर। एक बार जब ये वायरस शरीर के अंदर रेप्लिकेट करना शुरू करता है तो इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा होता है? आइए लक्षणों को देखते हैं। शुरुआती 1 से 5 दिनों में जब आप अर्ली स्टेज देखते हैं तो लक्षण बिल्कुल आम फ्लू जैसे लगते हैं। तेज बुखार, सर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बहुत ज्यादा थकान। लेकिन लेट स्टेज में हालत एकदम से तेजी से बदलती है। फेफड़ों के एल्वियोलाई यानी जहां ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है वहां फ्लूइड भरने लगता है, जिसे पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। इस वजह से सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हो जाता है। लंग्स ठीक से ऑक्सीजन प्रोसेस ही नहीं कर पाते और सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस इंटरनल इन्फ्लेमेशन का अल्टीमेट रिजल्ट एक आंकड़े में बिल्कुल साफ दिखता है, 38%। जी हाँ, करीब 38% ये हैंटावायरस का एस्टिमेटेड मोर्टालिटी रेट है।
भले ही इसका डायरेक्ट इन्फेक्शन सिर्फ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल सेटिंग्स में मिलता हो, लेकिन अगर ये वायरस एक बार बॉडी में इफेक्टिवली एंटर कर गया तो इसके बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बेहद डेडली और लीथल होते हैं। लेकिन हमें पैनिक नहीं करना है। अब फोकस करते हैं एक्शन पर। हम आखिर इस ट्रांसमिशन को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? आइए एसेंशियल प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स देखते हैं। इस वेक्टर को ब्लॉक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल डिफेंस जरूरी है। ये एक सिंपल चेकलिस्ट है जिसे आसानी से फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले चूहों के छिपने की जगहों को बिल्कुल एलिमिनेट करें। दूसरा, कचरे के डब्बों को हमेशा सिक्योर और बंद रखें। तीसरा, खाने पीने की चीज़ों को सिर्फ एयर टाइट कंटेनर्स में ही स्टोर करें। और चौथा, दीवारों में जितने भी ओपनिंग्स हैं वहाँ स्टील मैश लगाएं। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स प्राइमरी वेक्टर को लिविंग स्पेसेस से कंप्लीटली दूर रखने के लिए बनाए गए हैं। और अब सबसे जरूरी बात, सफाई का तरीका। इसमें एक बहुत ही छोटा सा लेकिन लाइफ सेविंग बिहेवियरल चेंज चाहिए। ऐसी डस्टी जगहों पर सूखी झाड़ू लगाना एक्चुअली बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये वायरल डस्ट को हवा में उड़ा देता है। इसके बजाय हमेशा गीला पोछा यानी वेट मॉपिंग यूज करें। वेट मॉपिंग टोटली सेफ है, क्योंकि ये धूल और उन लेटेंट वायरस पार्टिकल्स को जमीन पर ही ट्रैप कर लेती है। वायरस एरोसोलाइज ही नहीं हो पाता। इसके अलावा जब भी किसी बंद और धूल भरी जगह जैसे किसी एटिक, बेसमेंट या गैराज की सफाई करनी हो तो प्रॉपर्ली गियर अप होना बहुत जरूरी है। N95 रेस्पिरेटर मास्क और प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनने बिना ऐसी जगहों पर जाना सीधे तौर पर रिस्क लेना है। ये सिंपल क्लिनिकल ग्रेड टूल्स उस डेंजर और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच का आखिरी और सबसे मजबूत बैरियर हैं। अब आते हैं इस एनालिसिस के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर। इस आउटब्रेक को देखते हुए हमारी फाइनल प्रोग्नोसिस और समरी क्या है? अगर हम ब्रॉडली देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्नोसिस एक बहुत ही कंफर्टिंग मेडिकल रियश्योरेंस देता है। देखिए, कोरोना जैसे एयरबॉर्न पेंडेमिक्स की तरह हैंटावायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में रैली ट्रांसमिट होता है। MV हॉन्डस वाली ट्रेजेडी सच में बहुत दुखदायक थी, लेकिन इसकी ओवरऑल एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल किसी रैपिड ग्लोबल पेंडेमिक की तरफ इशारा नहीं करती। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का ना होना इसके वाइड स्प्रेड पेंडेमिक पोटेंशियल को ड्रास्टिकली लिमिट कर देता है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो आज के इस क्लिनिकल एक्सप्लेनर से हमें सिर्फ 3 कोर टेकअवेज अपने साथ ले जाने हैं। नंबर 1, बी अवेयर ऑफ द वेक्टर, यानी रोडेंट्स और उनकी छुपी हुई जगहों से अलर्ट रहें। नंबर 2, रिकॉग्नाइज सिम्टम्स अर्ली। अगर कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट के एक्सपोजर के बाद सिवियर फ्लू जैसे लक्षण आएं तो बिना देरी किए मेडिकल अटेंशन लें। और नंबर 3, वेट क्लीनिंग प्रिवेंशन। सफाई करते वक्त हवा में धूल उड़ने से रोकें। सही प्रिकॉशन ही सबसे बड़ी दवाई है। तो सब कुछ समझने के बाद ये जानते हुए कि ये वेक्टर कितना स्टेल्दी है और इसका ट्रांसमिशन कितना साइलेंट और अचानक हो सकता है, एक बहुत ही सीरियसली सोचने वाला सवाल उठता है। क्या हम वाकई अपने खुद के घरों में या अपनी आने वाली ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर इस साइलेंट एक्सपोजर से बचने के लिए वो सारी ज़रूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं? नॉलेज ही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है। आज के इस क्लिनिकल एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।